इवनिंग सिद्रा रोनाल्ड, आप लोगों को आवाज आ रही है?
मुझे इनबॉक्स में मैसेज करके बताएं आप लोग। जी सिद्रा, आवाज आ रही है बेटा आपको? सादिया, सिद्रा, जूलियस, आ रही है आवाज? इसका मतलब सबको आवाज आ रही है? सिद्रा को, सादिया को, रोनाल्ड को? ओके, टुडेज आवर टॉपिक अबाउट एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी के बारे में हम लोगों ने आज बात करनी है, ठीक है। बाकी भी क्लास पूरे हो जाएं, सिर्फ ओनली 4 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, बाकी सब लोग भी जो है वो आ जाए जल्दी से ताकि हम लोग स्टार्ट करें। लास्ट टाइम हम लोगों ने सैम्पलिंग की बात की थी। सैम्पलिंग वाले टॉपिक में होपफुली आप लोगों को कोई अगर है, किसी की कोई एम्बिग्विटी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपने उसको रीड आउट किया? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है उससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और आज के जो हमारा टॉपिक है वो एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी के ऊपर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई आरसीटी? आरसीटी स्टैंड फॉर रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल। बेसिकली ये एक ट्रायल होता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ट्रायल होता है ये, जिसमें हम किसी भी किस्म की कोई न्यू इंटरवेंशन करते हैं, जो भी वटएवर वो मेडिसिन रिलेटेड है। मतलब वो इंटरवेंशन जो होती है वो आपकी साइकोथेरेपी भी हो सकती है, ठीक है, वो आपका मेडिकल ट्रीटमेंट भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी रिलेटेड हो सकता है आपका थेरेपी, जिसमें कि आप न्यू इंट्रोड्यूस करवाते हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर और उसके रिजल्ट्स आने पे आप लोग उसको जनरलाइज करते हो बाकी सारी की सारी पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है। बेसिकली इट इज कॉल्ड गोल्ड स्टैंडर्ड टाइप ऑफ रिसर्च। ये आपकी गोल्ड स्टैंडर्ड रिसर्च होती है और ये एक्सपेंसिव होती है, सही है। इसके साथ साथ इसमें आपको मैन पावर की जरूरत होती है, फंडिंग की जरूरत होती है, ठीक है। जो इसकी ग्रास रूट लेवल पे जो टेक्निकलिटीज होती हैं वो आपको सारी की सारी देखनी पड़ती हैं, बिकॉज आरसीटी इज अ सिंपल बट टेक्निकल। जब तक आपको टेक्निकलिटीज नहीं आएंगी इससे रिलेटेड, आप इस रिसर्च को, इस डिजाइन को आप कंडक्ट नहीं करवा सकते। जो भी इसके एसओपीज हैं, उसके प्रोटोकॉल्स हैं, उसको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कुछ अर्सा पहले जैसे कि क्या कहते हैं, आपको याद होगा विटामिन सी स्कर्वी की वजह से जब लोगों की डेथ हो रही थी, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की भी ये बात है कि जब लोग जो है वो इस बीमारी से मर रहे थे और एक विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से सब कुछ हो रहा था। उसमें जो स्पेशल उनकी जो भी कम्युनिटी थी बहरी जहाज़ों में, तो उस टाइम पे जो एज अ हेलेंस्की का जो आपका मॉडल है, हेलेंस्की का जो एथिकल मॉडल है, उसके अंदर भी उन्होंने यही कहा था कि वहाँ पे जब ह्यूमंस को एज अ सैंपल लिया जाता था तो ह्यूमंस पे उन्होंने रिसर्च को बैन कर दिया था। और तभी से आपकी जो एथिकल रिव्यू बोर्ड और एथिकल रिव्यू कमेटीज हैं उनको डिज़ाइन किया गया ताकि रिसर्च की जो आपके ये है राइट्स हैं जो कि ह्यूमंस पे कंडक्ट की जाती है, उसके लिए पहले जो है वो एक रिव्यू बोर्ड बनाया गया था, एथिकल रिव्यू बोर्ड जिसको कहते हैं, जिसको बेस करते हुए जो है हम उसको आगे उस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि आया इट इज़ एथिकल और नॉट एथिकल, ठीक है। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दे दी है, ये बात है 17 की, 1747 जेम्स लिंड ऑन द 20th of May 1747 में, I took 12 patients in the scurvy on board the Salisbury at sea. These cases were as similar as I could have them and had on diet common to all, ठीक है। स्कर्वी के पेशेंट थे सारे के सारे। जेम्स लिंड बेसिकली क्या था, कैप्टन था उस वक्त शिप का, और 70s की दहाई में उसने क्या किया कि उसने वो सारे के सारे जो थे कम्युनिटी या वो वाली पॉपुलेशन या वो वाली लोग जो कि इस चीज़ से मुतासिर हो रहे थे, उसने उसको एज अ सैंपल लिया और उसको ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। 2 पेशेंट्स थे, अ क्वार्टर ऑफ साइडर उसने दिया, 2 पेशेंट्स को उसने 25 गट्स ट्रेड एलेक्सर वाइट्रल दे दिया, 2 पेशेंट्स को उसने स्पूनफुल विनेगर दे दिया, यानी कि ऐसा सोर्स जिसके अंदर टोटली विटामिन सी था। 2 पेशेंट्स जिनको उसने हाफ पिंट सी वाटर दे दिया। सी वाटर भी क्या होता है, फुल ऑफ एसिडिक होता है, उसके अंदर डिफरेंट तरह के एसिड्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। 2 पेशेंट्स को उसने ऑरेंज और 1 लेमन दे दिया और बाकी 2 को उसने नटमेग और बेरली वाटर दे दिया, ठीक है।
तो ये इसने इंटरवेंशन, इसे बोलते हैं इंटरवेंशन, ये इंटरवेंशन उसने जो थी वो कर दी। अच्छा, आगे आ जाता है टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी। उसमें ऑब्जर्वेशनल भी होती हैं, एनालिटिकल भी होती हैं और एक्सपेरिमेंटल भी होती हैं। अब ऑब्जर्वेशनल क्या होती हैं, जिसमें सिंपल हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज जो होती हैं, जिसमें हम डिजीज को सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। वो सिंपल क्या आ जाती हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टडी, या जो कि आपकी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज होती हैं वो डिस्क्रिप्टिव होती हैं। एनालिटिकल स्टडीज के अंदर आपकी इकोलॉजिकल स्टडीज आ जाती हैं, क्रॉस सेक्शनल आ जाती हैं, केस कंट्रोल आ जाती है, कोहॉर्ट स्टडी आ जाती है। ये सारी की सारी आपकी किसके अंदर आ जाती है, एनालिटिकल। यानी कि दो अम्ब्रेला है, दो अम्ब्रेला में सबसे पहले आपके पास आ जाती है ऑब्जर्वेशनल, ठीक है, और एनालिटिकल। ऑब्जर्वेशनल के अंदर आगे फर्दर डिस्क्रिप्टिव, जो कि टाइम, प्लेस, पर्सन के अकॉर्डिंग, और एनालिटिकल में आगे फर्दर इकोलॉजिकल, क्रॉस सेक्शनल, कोहॉर्ट, केस कंट्रोल ये आ जाती है। और जो आपका एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होती है उसके अंदर रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल आ जाता है, जिसे कि आरसीटी कहते हैं, कम्युनिटी ट्रायल आ जाता है, और फील्ड ट्रायल आ जाता है। यानी कि जो ट्रायल बेस्ड होती हैं, जिसमें हमने कोई ना कोई इंटरवेंशन इंट्रोड्यूस करवानी होती है और उस इंटरवेंशन के रिजल्ट्स को आपने जनरलाइज करना होता है ऑन द होल पॉपुलेशन, सारी की सारी पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है। आगे एक्सपेरिमेंटल स्टडीज इन ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है, ऑब्जर्वेशनल में डिस्क्रिप्टिव है, केस कंट्रोल कोहॉर्ट, नो एक्शन इज टेकन, कोई भी एक्शन हमें लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? जैसे कि एक स्कर्वी के पेशेंट का एक कोहॉर्ट है, कोहॉर्ट कहते हैं नंबर ऑफ पीपल को, वो उठा लिया। फिर केस कंट्रोल, ऑलरेडी एक केस है उसका एक कंट्रोल है, वो उठा लिया। डिस्क्रिप्टिव एज इट इज हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको उठा लिया। नो एक्शन इज टेकन, कोई एक्शन नहीं लिया गया। एपिडेमियोलॉजिस्ट ऑब्जर्व ओनली द नेचुरल कोर्स ऑफ इवेंट, जो जिस तरह हो रहा होता है आप लोगों ने उसको बिल्कुल वैसे ही बैठ के देखना है कि कोई भी इवेंट है वो किस तरह से हो रहा है, उसका पैटर्न क्या है, वो सीजनल है, ठीक है, वो क्या उसे कहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या है। जो चीज़ जैसे हो रही है आपने उसको एज इट इज रखना है, और उसके पैटर्न को और उसकी सीजन वाइज उसकी जो भी चेंजेस आ रही हैं, अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, आपने उसको नोट करते जाना। While experimental studies are similar to cohort studies, except they involve some action, intervention or manipulation. So, cohort study और जो आपकी experimental studies है, somehow इसलिए मिलती जुलती हैं कि आप क्या करते हो, कोई ना कोई उसको intervene कर देते हो, कोई ना कोई manipulation कर देते हो, ठीक है। मैनिपुलेशन, कोई ना कोई चेंज ले आता है रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर अपने हिसाब से, अपनी मर्जी के मुताबिक उस काम के अंदर जो चेंज लेके आता है, हम कहते हैं कि इसने उसमें मैनिपुलेशन कर दिया, उसमें उसने इंटरवेंशन कर दिया, या समहाउ कोई एक्शन शो कर दिया। फिर आ जाता है कि एम्स क्या होते हैं हमारे पास एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, प्रोवाइड द साइंटिफिक प्रूफ ऑफ ईटियोलॉजिकल और द रिस्क फैक्टर, ठीक है। फैक्टर्स विच में परमिट मॉडिफिकेशन और कंट्रोल, मतलब जो रिस्क फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर्स को आपने अंडर कंसिडरेशन रखना है, और उन रिस्क फैक्टर्स के ऊपर आपने काम करते हुए कोई ना कोई कंट्रोल लगाना है या मॉडिफिकेशन टूल्स अप्लाई करने हैं, जिससे हम उस चीज़ के उस रिस्क को कम कर सकें, ठीक है। नंबर 2, टू प्रोवाइड द मेथड ऑफ मेजरिंग द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी of health services for prevention, control and treatment of disease and improve the health of community. As we know, the epidemiology is the branch of community medicine. Alright, community medicine की ये branch है, ठीक है। community medicine में काम ही क्या है कि आपने सिर्फ और सिर्फ prevent करना है, चीज़ों को control करना है, ठीक है। prevention is better than cure, as we all know. So प्रिवेंट करना है, कंट्रोल करना है, और हमने डिजीज को ट्रीट करना है, और जो रिस्क फैक्टर है उसको हमने सप्रेस करना है, ठीक है। एंड फाइनली हमारा जो गोल है, हमारा जो सेकेंडरी आउटकम है, वो क्या होगा, टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। सो दीज आर द 2 मेन गोल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज. Now we will talk about types of the experimental studies. So there are 2 types, randomized controlled trial and non-randomized controlled trial या नॉन एक्सपेरिमेंटल ट्रायल, ठीक है। उसमें नाम से ही जाहिर है कि जो एक्सपेरिमेंटल ट्रायल है उसमें देयर इज सम एक्सपेरिमेंट, एंड इन द नॉन एक्सपेरिमेंटल ट्रायल देयर इज नो एक्सपेरिमेंट, ठीक है। दोज डिपार्टिंग फ्रॉम द स्ट्रिक्ट रैंडमाइजेशन फॉर द प्रैक्टिकल पर्पसेस, मतलब इस रैंडमाइजेशन जो होती है उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। जो आपके क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसमें रैंडमाइजेशन चाहिए होती है आपको, ब्लाइंडिंग चाहिए होती है आपको,
ठीक है। तो जो नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होती हैं उसमें एज सच जो एक हाल मार्क होता है एक्सपेरिमेंटल स्टडी का रैंडमाइजेशन, उसकी हमें प्रैक्टिकल स्पीकिंग अगर हम बात करें तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। सो दिस थिंग मेक्स a difference between non-randomized and randomized studies. Randomized control trial सिनोनिम है randomized clinical trial का, या आप इसको randomized control trial कह लें या आप इसको randomized clinical trial कह लें. C stands for control or either clinical. An epidemiological experiment in which subjects in a population are randomly allocated into group, usually called study, ठीक है, and control group to receive and not receive an experimental, preventive or therapeutic procedure, maneuver or intervention. ठीक है। RCT में क्या होता है कि आपने डिफरेंट मैन्यूअर अप्लाई करने होते हैं, डिफरेंट थेराप्यूटिक प्रोसीजर्स अप्लाई करने होते हैं, डिफरेंट इंटरवेंशंस अप्लाई करनी होती है। आप सिंपली अपने ग्रुप को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक हिस्से को आप कहते हैं कि ये मेरा ट्रीटमेंट ग्रुप है, दूसरे हिस्से को आप कहते हैं कि ये मेरा कंट्रोल ग्रुप है। ठीक है। कंट्रोल ग्रुप कौन सा है? कंट्रोल ग्रुप वो होता है कि जिसपे आप अपनी मर्जी कर सकते हैं, लेकिन जो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है या आपका जो इंटरवेंशनल ग्रुप है उसके ऊपर आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते। ठीक है। वो ही आपका स्टडी ग्रुप होता है या वही आपका कह लें कि ट्रीटमेंट ग्रुप होता है जिसपे आपने कोई भी इंटरवेंशन अप्लाई करनी होती है। ठीक है। वो आइदर आपकी क्लिनिकल इंटरवेंशन भी हो सकती है, क्लिनिकल थेरापी भी हो सकती है और साइकोथेरापी भी हो सकती है, न्यूट्रिशनल थेरापी भी हो सकती है, किसी भी किस्म की कोई थेरापी जो कि आप उस स्पेसिफिक सैंपल साइज के अंदर स्पेसिफिक पॉपुलेशन से जो कि आप उठाते हैं उसमें जब आप अप्लाई करते हैं और उसके अगेंस्ट एक ऐसा ग्रुप आप लेते हैं कि जिसको वो आप थेरापी अप्लाई नहीं कर रहे होते, तो फिर एट द एंड ऑफ द स्टडी वी विल कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ बोथ ग्रुप। ठीक है। और हम उन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं और डिफरेंस निकालने के बाद हम उसको जनरलाइज करते हैं टोटल पॉपुलेशन के ऊपर। ये थोड़ा सा एक स्केमेटिक डायग्राम है इससे रिलेटेड, जिसमें उसने स्टडी पॉपुलेशन ली सबसे पहले कि आपकी पॉपुलेशन की स्टडी क्या है। मिसाल के तौर पे पोस्ट बेसिक आईसीयू की टोटल क्लास, मतलब इसमें पीरियड्स भी है, नेफ्रो भी है, ट्रॉमा इमरजेंसी भी, आईसीयू सीसीयू भी है, तो वो टोटल पॉपुलेशन है। मेरा जो सैंपल साइज है वो लेट्स सपोज मैंने आईसीयू वालों को लिया, तो वो मेरा सैंपल आ गया। रैंडमली मैंने असाइन कर दी कोई भी ट्रीटमेंट, जैसे विटामिन डी में अक्सर बात करती हूँ, तो मैंने विटामिन डी इंट्रोड्यूस करवा दिया रैंडमली 2 ग्रुप्स के अंदर। ठीक है। ये 2 ग्रुप बना लिए, 2 में से एक को दे दिया विटामिन डी और एक को नहीं दिया। ठीक है। मिसाल के तौर पे करंट ट्रीटमेंट जो कि ब्लड प्रेशर का चल रहा है वही वो मरीज ले रहे हैं। ठीक है। और जो दूसरा न्यू ट्रीटमेंट ग्रुप है उसको मैं क्या करूँगी, उसको मैंने जो खुद से मैं मेडिसिन देना चाह रही हूँ, जिसको मैंने एक्सपेरिमेंट करना है जिसका, उसको मैं वो दूंगी। ठीक है। फिर दोनों की मैं क्या करूँगी, एफिकेसी देखूंगी कि आइदर जो करंट ट्रीटमेंट है उससे इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा, या न्यू ट्रीटमेंट से इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है। इसमें मैं चेक कर लूंगी। पहले मैं नाम लिखो। ठीक है। यहाँ पे करोगी।
वो बोल के बैठी है वहाँ पे तेरी अपनी ही हुई है तो बाकी स्टूडेंट्स ऑनलाइन नहीं है उनको भी टेक्स्ट करो कि ऑनलाइन आने के लिए आवाज आ रही है मेरी स्टूडेंट आवाज आ रही है जल्दी 5:30 ओके हायरार्की वाइज अगर हम बात करें एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी की तो सबसे पहले आपके पास जो है वो मेटा एनालिसिस आ जाता है मेटा एनालिसिस अ ह्यूज एनालिसिस उसके बाद सिस्टमैटिक आपका रिव्यू आ जाता है सिस्टमैटिक रिव्यू के बाद आपके पास रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स आ जाते हैं यानी कि सबसे पहले मेटा एनालिसिस है फिर सिस्टमैटिक रिव्यू है फिर रेंडमाइजेशन है फिर कोहॉर्ट स्टडीज है उसके बाद केस कंट्रोल स्टडीज है फिर केस सीरीज या केस रिपोर्ट है ठीक है और उसके बाद एट दी एंड एनिमल रिसर्च है यानी कि सबसे ऊपर मेटा एनालिसिस आता है फिर सिस्टमैटिक रिव्यू आता है फिर आरसीटी आता है फिर कोहॉर्ट आता है फिर केस कंट्रोल आता है फिर केस सीरीज आता है एंड देन एनिमल ठीक है और इधर हम हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं और ऊपर हम स्टैब्लिश करते हैं कॉजेलिटी को वाई आरसीटी गोल्ड स्टैंडर्ड स्टडी से डिजाइन है मेक्स ग्रुप कंपेरेबल हम ग्रुप्स को कंपेरेबल करते हैं कंट्रोल्स फॉर कंफाउंडिंग ठीक है कंट्रोल लगाते हैं फॉर कंफाउंडिंग के लिए नॉन एंड अननोन प्रिवेंट करते हैं सिलेक्शन बायस को
होती है सिलेक्शन बाइस से बचने के लिए, कंपाउंडिंग से बचने के लिए। उसके बाद आगे बेसिक स्टेप्स ऑफ आरसीटी। आरसीटी के जो बेसिक स्टेप्स हैं वो है नंबर 1 प्रोटोकॉल, नंबर 2 सिलेक्टिंग रेफरेंस एंड एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन, नंबर 3 रैंडमाइजेशन, नंबर 4 इंटरवेंशन, नंबर 5 फॉलोअप, नंबर 6 असेसमेंट। उसके बाद पॉपुलेशन हायरार्की फॉर इंटरवेंशन स्टडी, रेफरेंस पॉपुलेशन आ जाती है, फिर एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन आ जाती है। उसके बाद आपके पास स्टडी पॉपुलेशन आ जाती है। स्टडी पॉपुलेशन में से आप क्या करते हो, इंटरवेंशन ग्रुप लैदा कर लेते हो, कंट्रोल ग्रुप लैदा कर लेते हो और दोनों का आउटकम देख लेते हो। इसमें से कुछ लॉस टू फॉलोअप भी होते हैं, इंटरवेंशन ग्रुप में से भी और कंट्रोल ग्रुप में से भी। उसके बाद एक्सक्लूजन क्राइटेरिया और इन्फॉर्म्ड कंसेंट करते हो आप। उसके बाद प्रोटोकॉल में सबसे पहले रैशनल आ जाता है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चन है, डिजाइन ऑफ द स्टडी, सिलेक्शन ऑफ द स्टडी एंड कंट्रोल ग्रुप। एथिक में आपके पास पेशेंट कंसेंट आ जाता है, एडवर्स इवेंट्स आ जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन आ जाता है और प्रोसीजर आ जाता है। उसके बाद सिलेक्टिंग रेफरेंस एंड एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन, रेफरेंस और टारगेट पॉपुलेशन, population to which the findings of the trial, if found successful, are expected to be applicable. For example, drugs हैं, vaccines हैं। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल और स्टडी पॉपुलेशन, एक्चुअल पॉपुलेशन दैट पार्टिसिपेट इन दी एक्सपेरिमेंटल स्टडी, एक्सपेरिमेंटल एक्चुअल पॉपुलेशन जो कि पार्टिसिपेट करती है आपकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी के अंदर। उसके बाद आता है पार्टिसिपेंट मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। नंबर 1 मस्ट गिव इन्फॉर्म्ड कंसेंट, should be representative of the population, should be qualified और eligible for the trial। ठीक है, वो qualified होने चाहिए और eligible होने चाहिए ट्रायल के लिए। ये देखें, let's see now in a true or a false test, the first question is almost always true. That means the next one will be false to sort of balance the true one. The next one will also be false to break the pattern। ठीक है, then another true and then 2 more false ones and then 3 true in a row. They always have 3 true in a row someplace, then another false and another true। अब वो क्या कर रहा है, इसकी probability निकाल रहा है। The critical element of the randomization is the unpredictability of the next assignment। यानी randomization का मतलब ही क्या होता है कि we don't know who is the next। ठीक है, in the assignment कि गिवन असाइनमेंट के अंदर वी डोंट नो व्हाट इज द नेक्स्ट। क्रिटिकल एलिमेंट जो रैंडमाइजेशन का है वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है। वी आर वेरी मच अनप्रिडिक्टेबल अबाउट द नेक्स्ट असाइनमेंट और द नेक्स्ट नंबर। ओके, सो रैंडमाइजेशन इज द हार्ट ऑफ द कंट्रोल ट्रायल। ये हार्ट है, दिल है रैंडमाइजेशन कंट्रोल ट्रायल का। प्रोसीजर क्या है, पार्टिसिपेंट्स आर एलोकेटेड इनटू द स्टडी एंड कंट्रोल ग्रुप्स। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, कंट्रोल ग्रुप एंड स्टडी ग्रुप। एलिमिनेट बायस एंड अलाउ कंपेरेबिलिटी। ठीक है, हम बायस को खत्म करते हैं और कंपेरेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। बोथ ग्रुप शुड बी लाइक विद रिगार्ड्स टू सर्टेन वेरिएबल्स that might affect the outcomes of the experiment, best done by using table of random number। दोनों जो ग्रुप जिनको हम टोटल पॉपुलेशन में जो 2 ग्रुप होते हैं वो ऑलमोस्ट मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, दोनों की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो मिलती जुलती होती हैं। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको समहाउ कहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, सो बेस्ट डन बाय यूजिंग द टेबल ऑफ रैंडम नंबर। ठीक है, हम क्या करते हैं, रैंडम नंबर का टेबल यूज करते हैं। Both groups should be alike with regards to certain variables that might affect the outcome of the experiment। ठीक है, दोनों के दोनों ग्रुप्स जो होते हैं वो सर्टेन पैरामीटर के ऊपर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और वो इफेक्ट करते हैं एक दूसरे के आउटकम्स को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है मैनिपुलेशन या इंटरवेंशन। डिलिबरेट एप्लीकेशन और विड्रॉल और रिडक्शन ऑफ द सस्पेक्टेड कॉजल फैक्टर। इट क्रिएट्स एन इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये कॉज करता है इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल। इंटरवेंशन क्या, जो आपकी मैनिपुलेशन होती है। अब जो आपकी इंटरवेंशंस होती हैं वो फार्मास्यूटिकल्स भी हो सकती हैं। ठीक है, थेराप्यूटिक भी हो सकती हैं, प्रिवेंटिव भी हो सकती हैं, कोई डिवाइस भी हो सकता है, कोई प्रोसीजर भी हो सकता है, कोई बिहेवियरल मॉडिफिकेशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। यानी कि आपकी इंटरवेंशन के अंदर आपकी कोई मेडिसिन से, डिवाइस से, प्रोसीजर से लेके साइकोथेरेपी यानी बिहेवियरल मॉडिफिकेशन भी हो सकती है।
अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फॉलोअप implies examination of the experimental and control group subjects at defined intervals of the time in a standard manner with equal intensity under the same given circumstances. Attrition होता है inevitable losses to follow-up, यानी कि loss to follow-up से inevitable losses to follow-up को हम लोग attrition कहते हैं. असेसमेंट में आ जाता है पॉजिटिव रिजल्ट एंड नेगेटिव रिजल्ट्स. बायसेस जो है वो सब्जेक्ट वेरिएशंस भी हो सकती हैं, ठीक है, मतलब हमारा सब्जेक्ट ही वेरी करना शुरू कर देते हैं. ऑब्जर्वर बायसेस भी हो सकती हैं और इवैल्यूएशन बायसेस भी हो सकती हैं. उसके बाद कैन बी करेक्टेड बाय ब्लाइंडिंग, और हम उसको करेक्ट कर सकते हैं ब्लाइंडिंग के थ्रू, ठीक है. उसके बाद ये देखें, ये है आपके पास डबल ब्लाइंड, इसमें डबल मास्क लगे हुए हैं. ये है सिंगल ब्लाइंडेड. डबल ब्लाइंड स्टडी, ये देखें, ये डबल ब्लाइंड स्टडी है आपकी. ब्लाइंडिंग या मास्किंग, मास्क लगा लेते हैं. सिंगल पेशेंट डज नॉट नो, ठीक है. डबल में नाइदर पेशेंट नॉट इन्वेस्टिगेटर, उसमें ना पेशेंट ना इन्वेस्टिगेटर. और ट्रिपल में नन ऑफ पेशेंट, इन्वेस्टिगेटर और एनालिस्ट में. अच्छा, रैंडमाइजेशन इज द की फीचर. द की फीचर है एंड हार्ट ऑफ द स्टडी है. रैंडमाइजेशन जो है वो आपके पास की फीचर है एंड हार्ट ऑफ द स्टडी है. रैंडम का मतलब होता है गवर्न्ड बाय चांस. रैंडमाइजेशन होता है एलोकेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स टू ग्रुप्स बाय चांस. ईच सैम्पलिंग यूनिट हैज द सेम चांस ऑफ सिलेक्शन. मेक्स इंटरवेंशन एंड कंट्रोल ग्रुप कंपेरेबल एट द स्टार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, आप क्या करते हो, मेक्स करते हो इंटरवेंशन को एंड कंट्रोल करते हो ग्रुप को. कंपेयर होता है एट द स्टार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन. Why is randomized assignment of intervention so important? Randomization is so important. मेरा काका क्या करने आया? मैं आपको देखने आई हूँ, ठीक चल रहा है. हाँ, हाय हाय मेरा एक मिनट.
randomized assignment of the intervention so important? Randomization is so important because overall it provides the strongest evidence for the causal inference. ठीक है, randomization इसलिए importance होती है क्योंकि ये हमें strongest evidence देती है causal inference से related. ठीक है, how randomization is done? Table of random numbers आ जाता है इसके अंदर, computer generated list आ जाती है. According to the date of birth, odd or even years, the number of their hospital records, the data at which they are invited to participate in the study, जो कि odd or even days भी हो सकते हैं, और alternately into the different study groups. ठीक है, ये इस तरह से आप अनप्रिडिक्टेबिलिटी को इंश्योर करते हो. सिंपल रैंडमाइजेशन ये होती है. ठीक है, इस तरह से करेंगे. स्ट्रेटिफाइड रैंडमाइजेशन इस तरह से कि 3 ग्रुप में डिवाइड किया और फिर टॉस किया कि कौन आ रहा है. डिजाइन वेरिएशंस, कॉन्करेंट पैरेलल स्टडी डिजाइन है आपके पास. क्रॉसओवर डिजाइन है. डिजाइन की भी 2 तरह की टाइप्स होती है. कॉन्करेंट डिजाइन आ जाता है, पैरेलल डिजाइन या क्रॉसओवर डिजाइन. ये पेशेंट्स हैं, ये रैंडम असाइनमेंट की है, ये ट्रीटमेंट ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप. क्रॉसओवर में यही है कि एक दूसरे का कंट्रोल बन जाता है. ठीक है, थेरेपी ए का थेरेपी बी कोल बन जाता है और थेरेपी बी का थेरेपी ए कोल बन जाता है. उसके बाद टाइप्स ऑफ आरसीटी. क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो कहता है डायग्नोस्टिक हो सकता है, थेराप्यूटिक हो सकते हैं, प्रोफाइलैक्टिक हो सकते हैं, डिवाइसेस हो सकती हैं, प्रोसीजर हो सकते हैं, रजीम हो सकती हैं, प्रोटोकॉल्स. स्ट्रेप्टोमाइसिन फॉर ट्रीटिंग टीबी. प्रिवेंटिव ट्रायल जो है वो प्रोड्यूसेस वैक्सीन. रिस्क फैक्टर फॉर ट्रायल्स MRFID हो सकते हैं. फिजिशियन एक्सपेरिमेंट, स्मोकिंग, ट्रायल ऑफ etiological एजेंट, retrolental fibroplasia, evolution of the health services dots. Types of randomized control trial. ठीक है, ये थी टाइप्स ऑफ आरसीटी. प्रिवेंटिव ट्रायल, रिस्क फैक्टर ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल. मतलब अगर कोई आपसे ये पूछ रहे कि आरसीटी की टाइप्स कितनी है, तो वो क्लिनिकल भी हो सकती हैं, प्रिवेंटिव भी हो सकती हैं, रिस्क फैक्टर भी हो सकती हैं, सिजेशन भी हो सकती हैं. वेरिएशंस 2 तरह से उसने बताई है, क्रॉसओवर और कॉन्करेंट पैरेलल स्टडी डिजाइन. टाइप्स ऑफ रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल में क्लिनिकल ट्रायल कंसर्न्स विद evaluating therapeutic agent, mainly drug. For example, evaluation of the beta blockers in reducing cardiovascular mortality. Not all clinical trials are susceptible to being blinded. प्रिवेंटिव में कोई प्रिवेंशन लगा देते हैं, मिसाल के तौर पे बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिटी, रिस्क इन्वॉल्व एंड कॉस्ट टू हेल्थ. रिस्क फैक्टर ट्रायल में कोई रिस्क फैक्टर स्टडी कर लेते हैं. इन्वेस्टिगेटर इंटरवीन्स टू इंटरप्ट द यूजुअल सीक्वेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज. For those individuals who have risk factors for developing the disease. Primary intervention of chronic heart disease using clopidogrel of the lower serum cholesterol. Cessation experiment में an attempt is made usually related to disease, cigarette smoking and lung cancer. Trials of the evaluation of the health services, domiciliary treatment of the BTB was as effective. Efficacy and effectiveness. Efficacy होती है does the intervention work in ideal situation, और effectiveness होती है does the intervention work in real world condition. मतलब कोई भी इंटरवेंशन अगर एक आइडियल सिचुएशन के अंदर काम करती है तो वो एफिकेसी है. ठीक है, और इफेक्टिवनेस ये होती है कि कोई भी इंटरवेंशन जब रियल वर्ल्ड कंडीशन के अंदर काम करती है. डज द इंटरवेंशन वर्क इन रियल वर्ल्ड कंडीशन, तो वो इफेक्टिवनेस है.
और एफिकेसी क्या है? डज द इंटरवेंशन वर्क इन आइडियल कंडीशन। एफिकेसी एंड इफेक्टिवनेस का मेन डिफरेंस है। रिडक्शन इन रिस्क और एफिकेसी ऑफ ट्रायल, रेट in those who received placebo, rate in those who received intervention, rate in those who received placebo. Clinical trial phase and overlap continuum, ये सेफ्टी फिजिबिलिटी है, ये एफिकेसी है नंबर 2 पे, ये इफेक्टिवनेस है, ये सेफ्टी है। कोई भी इंटरवेंशन जब रियल वर्ल्ड के अंदर काम कर रही है तो वो इफेक्टिवनेस है। Other types of evaluating design, uncontrolled trials and natural experiments है, before after study, non-randomized trials है। Well conducted double blind randomized controlled trials are gold standard for studies of efficacy. इसमें मिनिमम बायस होती है, मैक्सिमम एट्रीब्यूशन होती है। बायस मिनिमम हो जाता है, एट्रीब्यूशन मैक्सिमम हो जाती है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, किसी का भी कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। आरसीटी डबल ब्लाइंड रैंडमाइज का यही फायदा होता है कि मिनिमम बायस और मैक्सिमम एट्रीब्यूशन। वेल कंडक्टेड डबल ब्लाइंड रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल गोल्ड स्टैंडर्ड होता है ये स्टडी के लिए, और मिनिमम बायस होता है और मैक्सिमम एट्रीब्यूशन होती है। ये ट्रायल्स के नाम आने चाहिए आपको। प्रिवेंटिव ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल नंबर 1, रिस्क फैक्टर ट्रायल, सेडेशन एक्सपेरिमेंट, ये देखें, रिस्क फैक्टर ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल, सेडेशन ट्रायल, प्रिवेंटिव ट्रायल। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें क्लास। प्रॉब्लम को पूरी तरह से दूसरा को कवर कर सके, क्या क्या पूछना चाहिए, वो प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, मेरे ठीक है। अच्छा, फिर क्या करना है, नंबर 2 पे हमने उससे रेलेवेंट डेटा को कलेक्ट करना है। ठीक है, उस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैंने आपको बताया कि फर्स्ट में आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई या जो भी आपने प्रॉब्लम चूज कर ली है, ठीक है, उसके बाद आपने एक वेल बिल्ट क्वेश्चन जो है फॉर्मेट करना। फिर आपने उससे रेलेवेंट डेटा लिया, ठीक है, सिस्टम को किस तरह से करना है, डिफरेंट आर्टिकल्स को रीड करना है और सिस्टमैटिकली यूज करना है, वो आपने रीड करना है, तो उसको सर्च करना है। फिर आपने सर्च करना किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्लास पूछ सकते हैं आप मुझसे। कि मैंने उस काम को नहीं किया, ठीक है, जो मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके क्वेश्चन का आंसर दे के रेलेवेंट डेटा उससे रेलेवेंट डेटा लिया और उसके बाद उसको अपने क्लिनिकल साइट पे जो अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद मैंने उसको चेंज है वो इवैल्यूएट किया और लास्ट में ये होगा कि कौन से एरियाज में इम्प्रूवमेंट है और कौन से एरियाज में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ये था हमारा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस।
ठीक है, ये देखिए पिक्चर है इसमें 5 steps assessment. Cleaning the decision required. Number 1, convert information needed into an answerable cleaning question. Second, first, full coordination.